हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू क्लास 10वीं सीबीएसई सोशल साइंस के अंतर्गत एमसीक्यू हमारा आज टॉपिक जो आया है वन और वन्य जीवन संसाधन यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये आपके समक्ष जो एमसीक्यू होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम भी तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक एमसीक्यू को जो एनालाइज करेंगे, समझेंगे और आपको कुछ सेकंड भी देंगे जिससे आप जो है क्वेश्चनों को परख सको, समझ सको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एमसीक्यू करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है वन और वन्य जीवन संसाधन, क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का। यहाँ पर जो हमारे समक्ष एमसीक्यू आया है ये टेक्स्ट बुक आधारित है, यानी टेक्स्ट बुक्स के अंदर से ये उठाए गए हैं, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सीबीएसई हमेशा ही क्वेश्चन जो देते हैं वो हमेशा टेक्स्ट बुक से ही देते हैं और बच्चे जो है यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पेपर खोल के देखते हैं तो पता लगता है कि सारे उनके टेक्स्ट बुक से ही था। और सीबीएसई हमेशा टेक्स्ट बुक से ही बनाता है, इसलिए यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन लाया है, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि वो प्रजातियां जो विलुप्त होने खतरे में हैं क्या कहलाती है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वो प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे आप कमज़ोर प्रजातियां कहते हो, या दुर्लभ प्रजाति कहते हो, या लुप्तप्राय प्रजाति कहते हो, या सामान्य प्रजाति कहते हो। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको मैं कुछ समय देता हूँ, आप इसमें से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा कि कौन सा आपका सही है। इससे ये होगा दोस्तों कि आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा कि आप कितना सक्षम हो। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वो प्रजातियाँ जो विलुप्त होने खतरे में हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कमज़ोर प्रजातियां तो कह नहीं सकते, क्योंकि मेडलफ ने यही बात बताई थी, उसकी थ्योरी को जो है गलत साबित कर दिया गया था। उसने ये बोला था कि वही प्रजाति जो है नेचर में रह सकती है जो संघर्ष करे, ठीक है, और जो पावरफुल हो। कमज़ोर प्रजातियां नहीं रह सकती, वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन गलत है, ऐसे बहुत से हमें जीव जंतु नेचर में देखते हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी बने हुए हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत चला गया इसमें। दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ तो मतलब यही हुआ कि बहुत ही रेयर हो, तो रेयर तो हो ही नहीं सकता। और सामान्य प्रजाति जो लिप्त भी ना हो, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों गलत ऑप्शन है, यानी ए बी डी जो है गलत है। हमारा यहाँ पर जो शब्द यूज़ हम करते हैं वह प्रजातियाँ जो विलुप्त होने खतरे में हैं वो कहलाती है लुप्तप्राय प्रजाति। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको पता है कि विलुप्त ऊपर लिखा हुआ है और लुप्तप्राय प्रजाति यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो ये दोनों काफ़ी आपस में अटैच है। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक इंटेलिजेंसी होता है। यहाँ पर बच्चे तुक्का नहीं लगा सकते, सिर्फ नॉलेज लगा सकते हैं।
कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ा समझ की ज़रूरत है। और यही समझ और सोच जो है यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर जो है विकसित करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आपके स्क्रीन पे जो है अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बहुत साफ है कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आखिर देखा जाए तो वनों में वृद्धि किन कारणों से हुई, ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पता नहीं क्या पूछ लिया है कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो क्या वृद्धि हुई तो क्या हुआ, यही सोचोगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का ये अर्थ होता है कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, इसका कारण किसको हम माने। ए, प्राकृतिक वन विकास वृद्धि को माने, या बी, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि को माने, या सी, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण को माने, या डी, उपयोग में से कोई नहीं। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल साफ होगा। और मुझे पता है कि आप आंसर जो है मैक्सिमम प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि में ही सोच रहे होंगे। तो चलिए सोचिए, जो भी है आपका आंसर देखिए, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने सोच लिया होगा, क्वेश्चन तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, किन कारणों से हुई है। देखिए प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि, प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि नहीं हुई है। प्राकृतिक वन विकास तो नष्ट होता जा रहा है। प्राकृतिक वन विकास है लेकिन इसका इतना प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है, तो इसके कारण तो वृद्धि हो नहीं सकती। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, अब ये बोने की बात की गई है, कृषि करने की बात की गई है, तो इसमें तो इसका वन से कोई रिलेशन ही नहीं रह जाता, तो ये तो दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, या विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोग्राम चलाया है कि बहुत सी एजेंसियाँ जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए जो है अग्रसर हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो हमारा आंसर सी होगा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण के कारण जो है हाल ही में हमारे देश में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। और देखिए ये वृद्धि उतनी नहीं हुई जितना आप सोच रहे होगे। ये कहते हैं ना, एक बाल के तिनके के बराबर हुई है। इससे हमारे पृथ्वी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना लोगों ने नुकसान पहुंचा चुका है एनवायरनमेंट को, उसमें से जो इन्होंने कुछ वृक्षारोपण किए हैं वो बहुत ही कम सा है। तो आप समझ गए हो कि इसका आंसर सी है, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने पर आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि वो प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या उस स्तर पर घट गई है जहाँ नकारात्मक कारकों के सक्रिय रहने पर निकट भविष्य में इसके विलुप्त श्रेणी में जाने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन साफ है कि कुछ प्रजातियों की जनसंख्या जो है आए दिन घटती चली जा रही है। अगर इसी प्रकार वो घटता रहा तो आने वाला समय में जो है वो लुप्त प्राय श्रेणियों में जाने की संभावना है, और जो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं, जो जा रहे हैं, उसको हम कहते क्या हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो विलुप्त होते चली जा रही है प्रजातियाँ, उसको हम क्या कहते हैं कि दिन प्रतिदिन नकारात्मक प्रभाव के कारण विलुप्त हो रही है, उसको कहते क्या हैं हम। क्या हम उसको स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं, या विलुप्त प्रजातियाँ कहते हैं, या कमज़ोर प्रजाति कहते हैं, या सामान्य प्रजाति कहते क्या हैं। तो ये आपको सोचना है, थोड़ा सोचिए और इसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर आपने क्या चूज़ किया है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसलिए मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इससे जो होता है आपको सही ऑप्शन और अपने ज्ञान का परख करने में बहुत काफ़ी मदद मिल जाती है कि मेरे से पहले आप आंसर दे देते हो, और मैं यहाँ पर आंसर भी शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसे आप जितना बार देखिएगा उतना आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, कृत अभ्यास से जन्मति हो सुजान रस्सी अवध जात, तो सिल पे परत निशान। यानी बार बार कोशिश करोगे तो जरूर कामयाबी की उस कसौटी पे पहुँचोगे जहाँ पर आपका लक्ष्य है। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वे प्रजाति जिनकी जनसंख्या उस स्तर पर घट गई है जहाँ नकारात्मक कारकों के सक्रिय रहने पर निकट भविष्य में ये विलुप्त श्रेणी में जाने की संभावना है, तो उसको हम कहते क्या है। अब क्वेश्चन साफ हो गया। अब देखिए स्थानीय प्रजाति तो हम कहते नहीं हैं, और विलुप्त के बारे में प्रजाति तो हम समझ चुके हैं कि विलुप्त उसे कहते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी ए बी तो हो ही नहीं सकता। अब बात है सामान्य प्रजाति।
सामान्य प्रजाति का मतलब होता है कि जो जो सामान्य है अभी हमारे नेचर में, तो वो भी नहीं हो सकता, यानी ए बी डी तो रिजेक्ट हो गया। अब बात रह गया कमज़ोर प्रजाति, यानी कमज़ोर हैं अभी, जो विलुप्त हो रहे हैं, लोग उसको नष्ट कर रहे हैं। अगर भविष्य में इनको संरक्षण न किया गया और इसी प्रकार से नकारात्मक कारकों के कारण सक्रिय रहने पर ये आने वाला भविष्य में जो है विलुप्त हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है इसका सी है, यानी कमज़ोर प्रजातियाँ। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, कमज़ोर प्रजातियाँ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन साफ है कि हिमालय भूरा भालू किसका उदाहरण है। हिमालय भूरा भालू जो है, जो हिमालय में पाया जाता है, वो किसका उदाहरण है। ए कमज़ोर प्रजाति का, बी दुर्लभ प्रजाति का, सी स्थानीय प्रजातियां का, और डी विलुप्त प्रजाति। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग आपसे पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन हर जगह महत्वपूर्णता अपना बिखरेगा, चाहे आप क्लास वाइज इसको देख रहे हो, चाहे कंपटीशन वाइज देख रहे हो, हर जगह महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में भी काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप इसका जो है आंसर सही पहले चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या कह सकते हैं हम। देखिए हिमालय भूरा भालू किसका उदाहरण हो सकता है। क्या वो कमज़ोर प्रजाति है, क्या दुर्लभ प्रजाति है, या स्थानिक प्रजाति है, या विलुप्त प्रजाति है। देखिए विलुप्त प्रजाति उसे कहते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। कमज़ोर तो कमज़ोर होने की संभावना रहती है, और दुर्लभ भी होने की चांसेस कुछ हद तक बनता है, और स्थानीय प्रजाति तो नहीं बनता, क्योंकि हिमालय भूरा भालू स्थानीय प्रजाति नहीं है। तो सी और डी तो चलिए यहाँ से विलुप्त हो गया, यानी ख़त्म ही हो गया, ये ऑप्शन का हमें कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि अगर आप एलिमिनेट कर देते हो कुछ ऑप्शनों को, तो कुछ ही क्वेश्चनों में द्वंद्व रह जाती है। तो यहाँ पर ए और बी में काफ़ी द्वंद्व हो रही है, आपस में टकराव हो रही है। अब या तो आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन हम देखें हिमालय भूरा भालू जो है एक कमज़ोर प्रजाति नहीं होके एक दुर्लभ प्रजाति है। ये कमज़ोर नहीं है, ये दुर्लभ है, जो रेयर ही दिखती है, कहीं कहीं दिखती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी दुर्लभ प्रजाति जो हिमालय भूरा भालू का सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन आप देख सकते हो कि क्लियर है कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजाति क्षेत्रों के काफ़ी हिस्से जो है वनों की कटाई कर दिए गए हैं। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के काफ़ी हिस्सों वनों की कटाई कर दी गई है। अब किस कारण की गई है, अब क्वेश्चन ये बन जाता है किस कारण की गई है। काफ़ी वनों की कटाई कर दी गई, क्यों की गई है। क्या ये स्थानांतरित खेती के कारण, या बी खनन के कारण, या सी बुनियादी ढांचों का विकास के कारण, या डी उपयोग में से कोई नहीं। सबसे पहले दोस्तों बात होती है क्वेश्चनों को समझना। बच्चे क्वेश्चन समझते नहीं, फटाफट ए बी सी डी करके लगा देते हैं, और कई जगह जो है चैनलों में भी, यूट्यूब चैनलों में भी ऐसे ही जो है बच्चों को बताया जाता है कि आप ना तुक्का लगा के भी आंसर ले सकते हो। लेकिन देखा जाए जहाँ नॉलेज है वहाँ तुक्का नहीं चलती है, समझ लगाओगे तो वो आपके लिए भी भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी बात को यहाँ त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि तुक्का नहीं, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखिए, नो ट्रिक्स ओनली अंडरस्टैंडिंग। ट्रिक कभी कभी चलता है लेकिन समझदारी सदैव ही काम करती है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। अब इसी के अंतर्गत मैं देखता हूँ कोशिश करके कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है। देखिए उत्तरी पूर्वी भारत में जनजाति क्षेत्र के काफ़ी हिस्से वनों की कटाई कर दिए गए हैं। क्यों कई करते हैं, क्योंकि उत्तर जनजाति की बात कर रहा है, जनजाति में खनन की बात तो आएगी नहीं, तो खनन तो चलिए ख़त्म हो जाती है। उपयोग में से कोई तो हम लेंगे नहीं। बुनियादी ढांचों का विकास, क्योंकि जनजातियों में तो विकास का कोई नामो निशान ही नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए तीनों तो ऑप्शन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया है। खनन का मतलब होता है दोस्तों बड़े बड़े जो है खुदाई करना, उसमें से कोयला पेट्रोल से निकालना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और बुनियादी ढांचों का विकास तो हम देखने को मिला ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर ए है, स्थानांतरित खेती के कारण। आपको पता ही होगा कि ये लोग जो है जनजाति जो थे वो स्थानांतरित खेती करते थे, यानी जिसे हम झूम खेती कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये जो थे घूम घूम के अपना खेती करते थे और वनों को साफ करके जो है खेत करते थे। तो ये कई हिस्सों को जो है वनों की सफाई करते थे और कुछ समय के लिए जो है कृषि करते थे। तो इसी कृषि को हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, इसे झूम खेती भी कहते हैं।
तो जिसका आंसर जो है स्थानांतरित खेती यानी ए ऑप्शन सही है, जो यहाँ पर करेक्ट बताता है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि वो प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत क्लियर है कि वो प्रजातियां जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्या हम उसको विलुप्त प्रजाति कहते हैं, या बी स्थानीय प्रजाति कहते हैं, या दुर्लभ प्रजाति कहते हैं, या गंभीर प्रजातियां कहते हैं। तो आप अपना जो है इसमें से आंसर चूज़ करके देखिए कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि आपका नॉलेज ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आप जितना नॉलेज लगाओगे उतना ही पेपर के लिए आप सक्षम हो पाओगे। तो नॉलेज आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन चुन लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। चलिए हम कोशिश करके देखें कि वह प्रजातियाँ जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, किसी एक ही स्थान पे पाया जाता है, तो इससे तो आपको क्लियरिटी आंसर में आ रहा होगा कि एक ही स्थान पे विलुप्त तो प्रजाति तो हो ही नहीं सकता, गंभीर प्रजाति भी नहीं आएगा, और दुर्लभ की तो बात ही नहीं है, क्योंकि विशेष स्थान की बात कर रहा है। तो जनरल सी बात है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, स्थानीय प्रजातियां, क्योंकि ये स्थान में पाया जाता है। बोला तो है क्लियर आपको कि केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्र, यहीं से क्वेश्चन का जो है मेन मतलब स्टार्ट होता है कि विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, यानी स्थानीय प्रजाति कहलाएंगे। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया है, इसका आंसर है बी स्थानिक प्रजाति। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष में जो है विलुप्त घोषित किया गया था। क्या ए 1951 में घोषित किया गया था, या बी 1952 में, या सी 2010 में, या डी 1975 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात होती है कि इस क्वेश्चन का डेट आपको याद होना ज़रूरी है। यहाँ तुक्का भी नहीं लग सकता, क्योंकि अगर डेट आपको याद नहीं होगा तो आप सही आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाओगे। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो कुछ हद तक जो है आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। तो आप पहले अपना आंसर चूज़ कर लीजिए कौन सा है, जिससे आपको आसानी रहे, पता लग जाएगा कि आप कितना तेज़ हो। तो चलिए, आपने अपना आंसर जो है सेलेक्ट कर लिए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। देखिए 2000 तक तो इसकी कोई स्टोरी नहीं बताई गई, तो उससे पहले की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2010 जो है एलिमिनेट हो जाता है, और 1975 की बात भी नहीं कही जा सकती। एक बात मैं आपको समझदारी के लिए बता दूं कि जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसके दो ऑप्शनों को जो है काफ़ी नज़दीक रखता है, और उसी दोनों में जो है द्वंद्व करना पड़ता है बच्चों को। तो एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपका जो है 50-50 चांस रह जाएगा, क्योंकि 50 तो आप हटा दिए, 100 में से 50 हटा दिए, अब रह गया 2, तो 2 का जो है 50-50 हो जाता है चांस। और 50 में अगर तुक्का भी आप लगा रहे हो तो कई हद तक सही जाने की चांसेस बन जाता है। तो हमारे समक्ष देखिए 1 साल का सिर्फ गैप आ गया, ए और बी में 1951 में, या बी 1952, यानी 1 साल का गैप है, लेकिन इन्हीं में से एक आंसर सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई चीता के भारत में किस वर्ष में विलुप्त घोषित किया गया था। तो 1952 में, यानी 1952 में जो है इसको विलुप्त घोषित किया गया था, जो कि काफ़ी सही आंसर है। तो आप बी पे जा सकते हो कि इसका आंसर बी है 1952। तो देखिए, मैंने 51 और 52 की बात कहा तो काफ़ी नज़दीकी द्वंद्व थी, लेकिन बी जो है करेक्ट गया कि 1952 में जो है एशियाई चीता को जो है विलुप्त घोषित किया गया। तो एग्ज़ाम व्यू से ऐसा क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी आपके लिए वीडियो इसी प्रकार बनता रहे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है, शेयर ही केयर है। तो शेयर नहीं तो केयर नहीं, और केयर नहीं तो त्रिपान स्टडी नहीं। अगर आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो त्रिपान स्टडी सेंटर कैसे कोशिश कर सकता है, क्योंकि आप कोशिश कीजिए तब मैं भी करूं। तो इस बात हमेशा रहिए
जितना हो सके शेयर कीजिए, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, जैसे दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो प्राप्त हो, क्योंकि ये एमसीक्यू हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये हर जगह महत्वपूर्ण रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसा मर्जी एग्ज़ाम हो। आज एमसीक्यू ही आते हैं सभी एग्ज़ामों में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप एक कड़ी का काम कर सकते हो तिरपान स्टडी सेंटर के लिए। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जरा सी बात दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा अगला वीडियो को। और आपको पता है कि हर क्लास के लिए जो तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा अग्रसर रहता है, किसी एक क्लास के लिए यहाँ पर कार्य नहीं होते हैं, सभी क्लास के लिए कार्य होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पर जो 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ये सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।